नागपुर का छोटा शाहीन बाग, नागपुर का शाहीन बाग, फारूक नगर में सीए, एनपीआर और एनआरसी के खिलाफ में काफ़ी दिनों से यहाँ धरना प्रदर्शन पर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके जो महिला और पुरुष आप लोग बैठे हैं, सब लोग, मैं सबसे पहले आप लोगों को सलाम करता हूँ, आपके जज्बे को सलाम करता हूँ। जिस तरह दिल्ली में महिला और पुरुष दोनों जो है सीए, एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ जो है वो धरना प्रदर्शन पर बैठे और पूरे देश में एक नया डायलॉग, एक नई बात जो है वो शुरू हुई, उसी तरह नागपुर में आप लोगों ने ये बात की शुरुआत की। मुझे पिछले 2-4 दिनों से कुछ लोगों ने कहा कि सर आपको नागपुर में जाकर एड्रेस करना चाहिए, क्योंकि मेरा ज़्यादा समय नागपुर के बाहर रहता है, क्योंकि पूरे देश में पार्टी का काम होने की वजह से। तो जैसा मुझे कुछ आपके ऑर्गेनाइजर्स ने कहा मेरे पार्टी के लोगों के माध्यम से, तो मैंने कहा इमीडिएटली कि मैं जाऊंगा। मैं इसलिए जाऊंगा, 2 चीज़ों से जाऊंगा। केवल इसलिए नहीं क्योंकि मैं नागपुर में जन्मा हूं, इसलिए मैं नागपुर के लोगों के बीच में हूं, तो आप लोग मेरे हैं, इसलिए आपके बीच में आना ये मेरा कर्तव्य बनता है, इसलिए मैं ज़रूर जाऊंगा। और सिर्फ इसलिए ही नहीं जाऊंगा कि ये नागपुर में जन आंदोलन हो रहा है, सिर्फ इसलिए भी मैं जाऊंगा क्योंकि हमारे देश के रंगावर बिरला, मोदी और अमित शाह जो है और उनकी पूरी सरकार को मेरा ये चैलेंज है कि आप ये जो लॉ बना रहे हैं वो लॉ संविधान सम्मत नहीं है, वो मानवाधिकार सम्मत नहीं है। ये कानून जो है वो संविधान का वायलेशन करता है, ये ह्यूमन राइट्स का वायलेशन करता है, और जहाँ जहाँ भी ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो, संविधान का वायलेशन हो, वहाँ हर नागरिक जो ह्यूमन राइट्स और संविधान की बात को अग्रसर करना चाहता है, उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो जाए, वो लोगों को बताए और लोगों को जागरूक करे और लोगों के मानव अधिकारों को सुनिश्चित करे। इसलिए मैं आप लोगों के बीच में आज यहाँ पर हूँ। ये दूसरी महत्वपूर्ण बात है। ये बीजेपी के लोग, ये आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग, ये इन्हें ऐसा समझता है, इन्हें ऐसा लगता है कि ये लोगों को ज़्यादा अकल है, ऐसा इनको लगता है। और इसलिए जब सीए, एनपीआर, एनआरसी के खिलाफ जब देश की महिलाएं और पुरुष जब उन्होंने अपना लीगल प्रोटेस्ट जारी किया, तो मोदी प्रणीत जो मीडिया है वो हरदम इस बात को कहते रही, किस बात को कहते रही कि भाई आपको सीए का फुल फॉर्म मालूम है तो बताइए, आपको एनपीआर का फुल फॉर्म मालूम है तो बताइए, आपको एनआरसी का फुल फॉर्म मालूम है तो बताइए, आप उसके कौन से सेक्शन के कौन से क्लॉज में क्या बात ऑब्जेक्शनेबल है, इस बात को बताइए। और मीडिया के लोग कम पढ़े लिखे लोगों के आगे जाकर कैमरा लेकर ये दिखाते थे टीवी पर, और बाद में जो कम पढ़े लिखे लोग हैं वो सीए का फुल फॉर्म नहीं बता पाते, एनपीआर का, एनआरसी का फुल फॉर्म नहीं बता पाते, इसके लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट्स को, जो संवैधानिक पहलू है उसको नहीं बता पाते। तो बीजेपी प्रणीत ये जो मीडिया ये कहती थी कि भाई देखो जो लोग आंदोलन कर रहे हैं उन्हें यही नहीं मालूम कि वो आंदोलन किस लिए कर रहे हैं। तो इसलिए मैं भारत का सबसे पढ़ा लिखा लीडर होने के नाते आज मोदी और शाह को आपके माध्यम से कुछ दिखाना चाहूँगा, कैमरे के माध्यम से। यह है मेरे पास में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का कॉपी, इसको आप अच्छे से देख लीजिए। ये आपके पार्लियामेंट और भारत सरकार के हर मिनिस्ट्री में होता है। मेरे पास में मानव अधिकारों के इंटरनेशनल लॉ का टॉप मोस्ट बुक्स है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये मोदी शाह को बता रहा हूँ, उनकी गवर्नमेंट को बता रहा हूँ, आप लोग भी देखिए, क्योंकि मानव अधिकार और संविधान सब नागरिकों के लिए जरूरी होता है। और ये एनपीआर और सीए से रिलेटेड आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं जिसका जिक्र मैं करूंगा, और ये तमाम डॉक्यूमेंट्स ये मेरे नहीं है, ये आपकी सरकार के निकाले हुए गैजेटेड नोटिफिकेशंस है, जिनको जो है मैं हाथ में लेकर आज इन बात को कह रहा हूं, इस बात को, और मैं ये प्रूव कर दूंगा मोदी जी को और शाह को, कोई दिक्कत नहीं। आपका ये जो कानून है
आपका जो कानून जो है वो संविधान सम्मत नहीं है, आपका ये जो कानून है वो मानव अधिकार सम्मत नहीं है। अब मैं आपको एक एक चीज का फुल फॉर्म बताऊंगा, उसका एक्ट बताऊंगा, उसके सेक्शन बताऊंगा जिसके तहत ये सरकार ये प्रोविजन करना चाहती है। सीए का फुल फॉर्म होता है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जो दिसंबर 2019 में पार्लियामेंट ने किया, जो बेसिकली द सिटीजनशिप एक्ट 1955 1955 में जो नागरिकता का कानून बना, उसको हमारी संसद ने पिछले साल दिसंबर में संशोधन किया, अमेंड किया। ये सीए का फुल फॉर्म होता है। एनपीआर का फुल फॉर्म होता है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, एनपीआर। एनआरसी का फुल फॉर्म होता है नेशनल रजिस्टर ऑफ इंडियन सिटीजन्स, नेशनल रजिस्टर ऑफ इंडियन सिटीजन्स। अब एनआरसी और एनपीआर, एनआरसी और एनपीआर द सिटीजनशिप एक्ट 1955 यानी 1955 का जो नागरिकता का कानून है, उस नागरिकता के कानून के तहत और 2003 के रूल्स जो वाजपेयी सरकार ने लाए थे, द रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीजनशिप एंड द इशुएंस ऑफ सिटीजनशिप आइडेंटिटी कार्ड रूल्स 2003, ये दो कानून जो संसद ने बनाए, जो सिटीजनशिप एक्ट नागरिकता का कानून 1955 का था, उसको 2003 में वाजपेयी सरकार ने अमेंड किया। मनमोहन सिंह की सरकार ने दो महत्वपूर्ण सेक्शन, सेक्शन 14A एंड सेक्शन 18 यानी धारा 14A और धारा 18, यह मनमोहन सिंह जी की सरकार ने दिसंबर 2004 को अमेंडमेंट कर लाया और उसके तहत अब एनपीआर और एनआरसी का प्रोविजन इस देश के अंदर संसद ने संविधान के पार्ट 2 आर्टिकल 5 से लेके आर्टिकल 11 तक जो भारत के संविधान में प्रोविजंस है, उसके आधार पर ये कानून को पार्लियामेंट ने बनाया। पहले बीजेपी की गवर्नमेंट ने इसको गलत कानून बनाया, दूसरा कांग्रेस की गवर्नमेंट मनमोहन सिंह जी के पीरियड में उन्होंने दूसरा अमेंडमेंट किया। और शायद आप लोगों को यह मालूम होना चाहिए कि 2010 में भी एनपीआर हुआ। 2006 से लेकर 2009 तक देश के 13 जिलों के अंदर 12 राज्यों में मुस्लिम बाहुल जिलों के अंदर एक सर्वे कांग्रेस गवर्नमेंट ने किया एनपीआर का, जो वाजपेयी सरकार ने जाते जाते नोटिफिकेशन निकाला था। उसके इंप्लीमेंटेशन पर मनमोहन सिंह जी की सरकार ने मार्च 2006 से लेकर लगभग दिसंबर 2009 तक जो है एक सर्वे किया, ये देखने के लिए कि वेदर वी कैन कैरी द नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर इन इंडिया, क्या भारत में एनपीआर किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। इसका पायलट 13 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर 12 स्टेट्स के अंदर हुआ 2006 से लेकर 2009 तक। बाद में मनमोहन सिंह जी की सरकार ने नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर एनपीआर को क्लोज किया। क्यों क्लोज किया, क्या कारण था? सबसे प्रमुख कारण यह था क्योंकि मनमोहन सिंह जी की सरकार को यह ध्यान में आया कि भारत के काफी लोगों के पास, केवल मुस्लिम्स के पास नहीं, ये एनपीआर एनआरसी यदि होता है तो मैं भारत के तमाम लोगों को बताना चाहता हूं, क्योंकि ये टेलीविजन वाले हैं और सोशल मीडिया पे लाखों लोग मेरा वीडियो सुनते हैं, इसलिए आज आप लोगों ने मुझे मौका दिया, नागपुर से मौका दिया, लेकिन ये आवाज केवल फारूक नगर में नहीं रुकेगी, ये आवाज पूरी दिल्ली में जाएगी और जरूरत पड़ेगी तो दुनिया तक भी आवाज जा सकती है। ये नेटवर्क जो है हमारा है, इसलिए मैं ज्यादा स्पष्ट बोल रहा हूं, क्योंकि 1 अप्रैल से एनपीआर शुरू होने वाला है देश में। इसलिए मैं मोदी और अमित शाह को चैलेंज कर रहा हूं, और मेरा चैलेंज, मैं तो उनको 2014 से चैलेंज कर रहा हूं, मोदी को और शाह को। अभी भी मैंने कहा था, जब शाह ने कहा था, गृह मंत्री जी ने कहा था कि भाई ह्यूमन राइट्स के जितने चैंपियन है, मानवाधिकारियों के चैंपियन है, तो मुझसे खुली चर्चा के लिए आए। मैंने लखनऊ में जो है उन्होंने चैलेंज किया
मैंने जैसे उनका वीडियो वायरल हुआ, मैंने 3 दिन के अंदर ये बात कही अमित शाह जी को कि अमित शाह जी, आपसे कोई खुली चर्चा लाइव डिबेट टेलीविजन पर करने को तैयार हो या ना हो, लेकिन विजय मानकर तैयार है। आप जगह डिसाइड कीजिए, टीवी डिसाइड कीजिए, समय डिसाइड कीजिए, और यदि आप अकेले डिबेट करने में असक्षम हो तो पूरे नागपुर के काली टोपी वालों को भी साथ में लेकर आइए, सबको साथ में लेकर आइए। शर्त मेरी एक है कि डिबेट लाइव होगा, नो कट, नो एडिटिंग, कोई जो है बीच में कैमरे में गड़बड़ नहीं होगी, और एक ही बार भारत के 135 करोड़ लोगों को देख लेने दो और डिसाइड करने लो कि आप जो कर रहे हो वो संविधान सम्मत है, मानवाधिकार सम्मत है या नहीं है। लेकिन मैं जानता हूं कि ये 56 इंच का सीना नहीं है, मैं जानता हूं ये 56 इंच का सीना ये आरएसएस वालों की हवा डाल डाल के फुगाया गया है, ये बात मैं जानता हूं अच्छे से। और सीना यदि इनका 56 इंच का भी हो तो भी ये बात मैं जानता हूं कि मोदी जी, आपका सीना यदि 56 इंच का भी हो तो आपका दिमाग 0 इंच का है, आपका दिमाग 0 इंच का है, मैं जानता